हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SM स्टडी गुरु पर। मैं हूं निशांत पाठक और आज हम चर्चा करेंगे अपने टारगेट बैच के अगली कड़ी की, यानी लेसन नंबर 4, जिसमें मौर्य वंश यानी सम्राट अशोक को शामिल किया गया है। कुछ पॉइंट्स देखेंगे और उस पॉइंट्स के बाद आगे डिस्कस करने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि हमारे इस टारगेट बैच में पैट का जितना भी सिलेबस है वह पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट के हिसाब से। साथ ही साथ इसकी PDF भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी एकदम फ्री होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने पाठ को। इसमें मौर्य वंश को शामिल किया गया है। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। मौर्य वंश, मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया, मतलब सबसे बड़े क्षेत्र पर उसने शासन स्थापित किया। नेक्स्ट, विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। किसमें? विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस, जो एक उनकी लेखनी है, में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। इसमें चंद्रगुप्त को ब्रसल तथा कुलहीन भी कहा गया है। किसमें? मुद्रा राक्षस में। ये विशाख दत्त आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी ये रचना मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था तथा वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। किसमें? मौर्य नगर में। नेक्स्ट हम देखते हैं, हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। किसका? मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र। किसमें? हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में। बस इतना ही याद रखना है कि परिशिष्ट पर्वन है वह किसकी रचना है? हेमचंद्र की। नेक्स्ट हम देखते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में कौटिल्य तथा एक पद्य खंड 273 ईसा पूर्व के लगभग में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। तो चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी है। यहाँ पर हमें यह याद रखना है। और ये अर्थशास्त्र लिखा किसने? इसी कौटिल्य ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, कौटिल्य या चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, जिसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत यानी राजा, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। यहाँ पर ये सभी सप्तांग सिद्धांत थोड़े हमें देखने हैं। और रचना किसकी है? कौटिल्य की। क्या रचना है? अर्थशास्त्र। और ये है किसकी? शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। कौन? जैन एवं तमिल साक्ष्य। नेक्स्ट, रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंत पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था, जो आज की क्या है? उज्जैन नगरी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यूनानी लेखकों ने बिंदु शास्त्र को अमित्रोकेडीज कहा है। किसने? यूनानी लेखकों ने। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडीज का संस्कृत रूप है अमित्रघात, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। ये उपाधि किसकी है? बिंदुसार की। नेक्स्ट, जैन धर्म उसे सिंहसेन कहते हैं। किसे? बिंदुसार को, जिसमें बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। किसमें? जैन ग्रंथों में। तो ये कह सकते हैं बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा किस ग्रंथ में मिलता है? तो जैन ग्रंथों में। नेक्स्ट हम देखते हैं, अशोक 273 ईसा पूर्व के लगभग मगध का राजा बना तथा लगभग 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट, उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानमप्रिय यानी देवानामप्रियदर्श कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। तो इसे देवप्रिय भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। दशरथ भी अशोक की तरह देवानप्रिय की उपाधि धारण करता था। कौन? दशरथ। नेक्स्ट हम देखते हैं, सिंगली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलपुत्र तिस्स नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। तो कौन सी
बौद्ध संगीति हुई थी, तो तीसरी कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। किसके राज्यकाल में? अशोक के राज्यकाल में। और अध्यक्षता किसने की थी? मुगल पुत्र यानी तिस ने। ठीक है। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है, जिनकी स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी तथा इन्हें राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों यानी कारवां के मुखिया को सार्थवाहक की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया गया है। पहला लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। नेक्स्ट हम देखते हैं, अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की यात्रा की थी। किसवें वर्ष? 10वें वर्ष। एवं 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। किसकी? लुम्बिनी की। कब? 20वें वर्ष। वहाँ एक शिला स्तंभ स्थापित भी किया था। कहाँ पर? लुम्बिनी में। नेक्स्ट हम देखते हैं, बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर उसने माफ़ कर दिया था। जो भोग कर लिया जाता था वह माफ़ कर दिया था, जिसे 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। नेक्स्ट, उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख तथा गुहालेख। नेक्स्ट हम देखते हैं, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। जो अधिकांश अभिलेख हैं उसके किस में हैं? प्राकृत भाषा में या और ब्राह्मी लिपि में। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर कैसी है? खरोष्टी। तो 2 कौन से अभिलेख हैं? एक शाहबाजगढ़ी और दूसरा मानसेहरा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों या शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक की अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट, प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो यहाँ पर याद रखना है, खरोष्टी लिपि किससे किस तरफ लिखी जाती है? दाएं से बाएं तरफ। नेक्स्ट, भाबू या बैराट स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तथा यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। कौन सा? भाबू या बैराट का स्तंभ लेख। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध बताया गया है, जबकि 5वें स्तंभ लेख में भी राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी, जिसमें 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ पर जो कलिंग युद्ध की जो विवेचना है वह किसमें मिली है? इसके 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद हुई, अर्थात 261 ईसा पूर्व में यह घटित हुई। नेक्स्ट, मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, एक धर्मस्थी तथा एक कंकट शोधन। 2 प्रकार के न्यायालय थे, एक धर्मस्थी और दूसरा कंकटक शोधन। नेक्स्ट, धर्मस्थी दीवानी तथा कंकट शोधन फौजदारी न्यायालय थे, जबकि गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन हो सकता है कि गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? गूढ़ पुरुष। नेक्स्ट हम देखते हैं, मेगस्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली एक समितियों द्वारा होता था। नेक्स्ट, इसकी कुल 6 समितियां होती थीं तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य शामिल होते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसकी तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। वर्तमान में यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। तो कौन सी समिति? तीसरी समिति। नेक्स्ट हम बात करते हैं, छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। तो जो विक्रय कर था वह मूल्य का कितना? 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, करों की चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं, मेगस्थनीज नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता था। क्या कहता था? एस्टिनोमोई। नेक्स्ट हम देखते हैं, मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो कौन था यूनानी राजदूत? किसके द्वारा भेजा गया था? सेल्यूकस निकेटर द्वारा। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके अनुसार मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नगरक या पुरमुख्य था। नेक्स्ट हम देखते हैं, मेगस्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार हैं। पहला दार्शनिक, कृषक,
पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं मंत्री। नेक्स्ट हम देखते हैं भाग एवं बल प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। कौन? भाग और बलि। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी भी होता था। कौन? राजा। इस कर को ही भाग कहते थे। इसी प्रकार बल भी राजस्व का एक स्रोत होता था। नेक्स्ट हम देखते हैं मौर्य मंत्र परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। तो जो राजस्व एकत्रित करता था उसे क्या कहा जाता? समाहर्ता। तथा अंतपाल सीमा रक्षक तथा सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था। कौन? अंतपाल। जबकि प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। जो प्रदेष्टा था वह विषयों और कमिश्नरियों का प्रशासक हुआ करता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपर्युक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी भी थे, जैसे पंड्याध्यक्ष, ये वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। सुराध्यक्ष, सूनाध्यक्ष, ये बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। गणिकाध्यक्ष, ये वैश्याओं का निरीक्षक होता था। सीताध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। अकाराध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष होता था। लक्षणाध्यक्ष, छापे खाने का अध्यक्ष होता था। लोहाध्यक्ष, धातु विभाग का अध्यक्ष होता था। तथा नवाध्यक्ष, यह जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। नेक्स्ट हम देखते हैं गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? मौर्यों ने किया। नेक्स्ट, इस काल में ग्राम सभा गांव से संबंधित किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हुआ करती थी, जैसा कि बाद में हमारे ये 73वां 74वां संविधान संशोधन लागू भी किए गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा प्रचलित थी। नेक्स्ट हम देखते हैं सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है और जिसे भारत सरकार द्वारा अपनाया भी गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व है। नेक्स्ट हम देखते हैं सांची तथा भरोत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। नेक्स्ट, अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। किसने? कॉलिन मैकेंजी ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील, कौन सी? सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहरें निकाली थीं। किससे? सुदर्शन झील से। शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन मिलता है। किसके? रुद्रदामन के। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। तो सुदर्शन झील बनवाई किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उससे झीलें किसने निकलवाई? अशोक ने। और इसका जो दोबारा मरम्मत करवाई वो किसने करवाई? इसी रुद्रदामन ने, जिसके अभिलेख में ये दोनों कार्य दिखाई पड़ते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं, साथ ही साथ लाइक शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? पहला कनिष्क, हर्ष के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? पहला भास, शूद्रक, विशाखदत्त और अश्वघोष। किसका? विशाखदत्त, जिसका कौन सा रचना है, कौन सा जो ग्रंथ है? मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट हम देखते हैं कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। किसके थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, राजा जनक के। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट हम देखते हैं चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त, देवगुप्त। किसके नाम से? विष्णुगुप्त के नाम से। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? जनपद, मित्र, दुर्ग, कोष। तो ऊपर आप बता सकते हैं कौन है? मित्र। नेक्स्ट हम देखते हैं पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? ईंट का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। किसका? लकड़ी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 317 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व। किसमें? 305 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने, अकबर ने, शिवाजी ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? अशोक ने। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था?
अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। कौन सा? श्रीलंका। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, भगवान महावीर ने, धन्वंतरी ने। किसने? अशोक ने। प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण किसने किया था? अशोक ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, समस्तीपुर में, राजगृह में। किसमें? पाटलिपुत्र में। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रज्जुक कौन थे? चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, शक सेना में अधिकारी। तो कौन? मौर्य शासन में अधिकारी। इसकी हमने चर्चा ऊपर अभी की भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सार्थवाह किसे कहते थे? पहला दलालों को, व्यापारियों के काफिले को, महाजनों को, तीर्थयात्रियों को। किसको? व्यापारियों के काफिले को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक, रज्जुक। कौन? अग्रहारिक। नेक्स्ट, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? हर्षवर्धन ने, गौतम बुद्ध ने, अशोक ने, कनिष्क ने। किसने? अशोक ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? अमरावती, सांची, भरोत, सारनाथ। किसे? सांची। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने, पुष्यमित्र ने। किसने? अशोक ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसिप ने, जॉर्ज व्हीलर ने, विसेंट स्मिथ ने, अहमद हसन दानी ने। किसने? जेम्स प्रिंसिप ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह क्या है? धर्मकीर्ति, चक्रवर्ती, धर्मदेव, प्रियदर्शी। क्या? प्रियदर्शी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। तो पहला क्या है? जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था वह था? पहला चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। इसका आंसर आप कमेंट करके दे सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं आपको हमारे इस चैनल का या इस वीडियो का कौन सा भाग पसंद आया। आपका हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।